हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का सेशन में सीडीपी स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जहाँ पर 3 थ्योरीज हम एक साथ देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, तीनों की तीनों थ्योरीज जो हैं सीडीपी की, हम कहते हैं कि ये जान होती हैं ये तीनों थ्योरीज, और यहाँ से भर भर के आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, फिर हम डिस्कस करेंगे वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी, एंड फिर कोलबर्ग्स की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है। तीनों की तीनों थ्योरीज आपको एक ही सेशन में कंप्लीट देखने को मिलेंगी और इसको कंप्लीट आप समझ भी जाएंगे अगर आपने ये थ्योरीज नहीं देखी हैं तो। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे प्रीवियस जो सेशंस हैं, हमारी सभी सीरीज़ चल रही हैं, मैथमेटिक्स की हैं, इंग्लिश पैडागोजी की हैं, वो सारी आप देख सकते हैं चैनल में। आपको प्रॉपर उसके फोल्डर्स मिल जाएंगे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी वो देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। देखिए, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो जीन पियाजे को क्या कहा जाता है? सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है? वो है जीन पियाजे। ठीक है, ये इनेटिस्ट भी हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्यों कहते हैं? ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चे क्या हैं, खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जीन पियाजे जो है ना, ये सोसाइटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन ये हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे में इनबिल्ट वो फीचर्स होते हैं, इनबिल्ट उनकी कैपेसिटी होती है कि वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके, यानी कि इनेटिस्ट कौन होते हैं? जो हेरिडिटी पर बिलीव करते हैं। ठीक है, तो इनेटिस्ट पूछा जाता है तो वो कौन है? जीन पियाजे। और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मीन्स कि बच्चे खुद अपनी नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, वो क्या है? बच्चे। ये जीन पियाजे कहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब देखिए, जीन पियाजे ने एक्सपेरिमेंट किया था। ये एम्प्लॉय थे एल्फ्रेड बिनेट लेबोरेटरी के, जो कि पेरिस में थी। जीन पियाजे क्या है? एक स्विस साइकोलॉजिस्ट भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने ही बच्चों पर, और उनमें ऑब्जर्व क्या किया कि बच्चों का जो सोचने का नज़रिया है, उनका देखने का ढंग है किसी भी चीज़ को, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे गलत सोचते हैं, बल्कि उनका नज़रिया बड़ों से अलग है। ठीक है, वहीं से ये इन्फ्लुएंस हुए कि इनको चाइल्ड साइकोलॉजी पर और ज़्यादा आगे स्टडी करनी है। तो इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि एक्सपेरिमेंट किस पर किया? खुद के बच्चों पर। तो फिर इन्होंने देखिए स्टेजेस 4 हमें दी हैं, जिनमें पूरा ऑब्जर्व किया है बच्चा जब छोटी स्टेज में होता है, बढ़ता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, ये सारी स्टेजेस दी हैं। और जीन पियाजे की ये जो स्टेजेस है ना, ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्या है ये? डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी कि जो स्टेजेस हैं बिल्कुल ऐसे नहीं है कि इस तरह से ग्राफ होता है ना कॉन्टिन्यूटी का, डिसकॉन्टिन्यूअस ऐसे होता है, इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, क्लियर हो गई? ये हम स्टेजेस करेंगे। उससे पहले इन्होंने कुछ बताया है हमें अडेप्टेशन के बारे में, स्कीमा के बारे में। स्कीमा क्या होता है? हमारे माइंड में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जहाँ पर हमारे मेंटल लेवल में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हर तरह की। हमारे माइंड में कुछ ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी में, कि अगर हमें जो काम करना है, हम उसके रिलेटेड चीज़ों को अपने माइंड से रिकॉल करते हैं, वो काम करते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्कीमा, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, ठीक है, नॉलेज, जो हमारे माइंड में स्टोर होती है। फिर अनदर थिंग, ये क्या कहते हैं कि अडेप्टेशन कैसे होती है बच्चों की, चीज़ें जो वो नई नई सीखते हैं। अडेप्टेशन 2 तरह से होती है, फर्स्ट इज एसिमिलेशन एंड सेकंड इज एकोमोडेशन। ठीक है, 2 तरह से होती है। एसिमिलेट मीन्स क्या होता है कि जो चीज़ आपको पता है उसमें आपने नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया। ठीक है, कोई हेलजुल नहीं हुई, आपने ऐसे ही उसको ऐड कर लिया अपने स्कीमा में, वो क्या हो गई? एसिमिलेशन। एकोमोडेशन क्या होती है कि कोई नई चीज़ बिल्कुल अलग से आपने उसको डिलीट किया पिछली को, फिर उसको अपडेट किया, वो क्या होता है? एकोमोडेशन। ठीक है, कोई नई चीज़ आई, उसने आपका पिछला सारा सिस्टम हिला दिया, तो वो क्या हो जाएगा? फिर एकोमोडेट होगा। एकोमोडेट होने के बाद ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जो सीक्वेंस में चलता है।
कि सबसे पहले होती है एसिमिलेशन, कोई चीज़ नहीं आई, ठीक है, एसिमिलेशन होती है, फिर हमारा इक्विलिब्रेशन, माइंड ऑफ स्टेट जहाँ पर बिल्कुल स्टेबल हो जाता है कि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फिर कोई न्यू सिचुएशन आती है बच्चे के सामने, फिर उनका जो माइंड का स्टेटस है वो डिस इक्विलिब्रेशन में हो जाता है कि अब क्या करें, ये चीज़ एकोमोडेट करनी है, एसिमिलेट करनी है, ठीक है, डिस इक्विलिब्रेशन में माइंड का स्टेटस आ गया, फिर वो चीज़ क्या होती है, एकोमोडेट होती है, यानी कि अपडेट होती है माइंड में, अपडेट हो गई, फिर वो क्या हो जाएगी, एसिमिलेट हो जाएगी कि आपके माइंड के स्कीमा में वो चीज़ ऐड हो गई, ठीक है। ये इसी तरह से माइंड का जो प्रोसेस है, नॉलेज गेनिंग का, कंस्ट्रक्टिंग का प्रोसेस है, ये चलता रहता है, और ये सारा चलता कहाँ पे है, हमारे माइंड में, और स्टोर किस तरह से होता है, स्कीमा में, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, हमारे माइंड में। अब देखिए जो 4 स्टेजेस इन्होंने दी हैं, सबसे पहले हम कहते हैं कि ये सारी की सारी स्टेजेस जो हैं डिसकॉन्टिन्यूस हैं। इसका आपको ग्राफ बना के दिखाएंगे कि पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें स्टेजेस इन्होंने दी हैं, तो आपको ग्राफ्स के थ्रू शो करेंगे कि कैसे स्टेजेस इन्होंने दी हैं, ठीक है। तो वो ग्राफ किस तरह से होगा, इस तरह से जीन पियाजे की स्टेजेस हैं, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, जीन पियाजे ने जो स्टेजेस डेवलपमेंट की दी हैं। इस साइड आएगी आपकी एज, ठीक है, और इस साइड आएगी आपकी डेवलपमेंट, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई ये चीज़। अब देखिए स्टेजेस की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहली स्टेज है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी का मीनिंग क्या होता है कि बच्चा सेंसेस के साथ सीखता है, ठीक है। ये स्टेज कब होती है, जन्म से लेकर 2 साल तक, ठीक है, 0 to 2 ईयर्स हम कह सकते हैं कि ये स्टेज होती है, और बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सारी चीज़ें सीखता है। मोटर क्यों कहते हैं, बच्चा बैठना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, ठीक है, इस तरह से ये अपना बैठने का तरीका होता है, क्रॉल करने का, इसलिए हम इसको मोटर स्किल्स हमने पढ़ा था ना। मोटर मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इसमें ये 4 पॉइंट्स जो है मेन है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगर आप कोई टॉय अपने पीठ के पीछे छुपा लेंगे ना बच्चे के सामने से ले जाकर, और बोलेंगे कि टॉय तो है नहीं, वो तो कोई ले गया, तो बच्चे को पता है कि टॉय वहीं पर है, आपने पीछे छुपाया है, ठीक है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। देन है ऑब्जर्व एंड इमिटेट। बच्चा आपकी नकल करता है, आपको देखता है, कॉपी करेगा एक्शंस को, और फिर वो सेम करेगा, उसको मीनिंग नहीं पता उसका क्या है, ठीक है, इतना उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता, सिर्फ वो एक्टिंग करेगा, जो चीज़ आप कर रहे हो आपकी नकल करने की कोशिश करेगा। जैसे छोटे बच्चे को आप टंग दिखाओगे तो वो टंग निकालने की कोशिश करेगा, आइज ब्लिंक करोगे तो वो आइज ब्लिंक करेगा, दैट मीन्स इमिटेट करेगा, कॉपी करेगा आपको। देन सेपरेशन एंग्जाइटी, ये बहुत मेन पॉइंट है, क्योंकि ये पेपर में आया भी हुआ है कि बच्चे को उसकी ग्रैंड मदर ने, ठीक है, मदर से अलग कर दिया, तो आउट ऑफ विच एंग्जाइटी द चाइल्ड विल क्राई, दैट इज सेपरेशन एंग्जाइटी। और ये किस एज में बच्चे को देखने को मिलती है, 0 से लेके 2 साल तक, यानी कि जन्म से 2 साल तक, सेंसरी मोटर स्टेज में। कैसे भी करके क्वेश्चन इस पर आ सकता है। तो सेपरेशन एंग्जाइटी क्या होता है, जब माँ की गोद में से बच्चे को अलग कर दिया जाए तो बच्चा रोने लगता है, बिकॉज ही फील्स इनसिक्योर, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सेपरेशन एंग्जाइटी। देन इज रिफ्लेक्सिव एक्शंस। रिफ्लेक्सिव एक्शंस हम क्यों कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है ना विदाउट थिंकिंग करता है, वो अपना अंगूठे को चूसने लगता है ना, ठीक है, ग्रैस्प कर लेता है कोई भी चीज़। आप फिंगर पकड़ा दो बच्चे को, वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेगा आपकी फिंगर अंदर लेकर, है ना, तो वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव एक्शंस विदाउट नोइंग। ये है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट स्टेज नंबर 2 है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले है ईगोसेंट्रिज्म। जो भी चीज़ बच्चे के साथ आप बात करेंगे उसको लगेगा कि ये सारी चीज़ वो अपनी ही, बच्चों की अलग अपनी दुनिया होती है, ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि खुद को वो सेंटर पॉइंट मानते हैं। उनको लगता है कि जिस तरह से वो सोच रहे हैं सामने वाला भी उसी तरह से सोच रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम ईगोसेंट्रिज्म, इसी स्टेज के अंदर आता है। देन इज एनिमिज्म। एनिमिज्म मीन्स एनिमल्स के साथ रिलेटेड नहीं है, ये है कि वो ऑब्जेक्ट्स को भी लिविंग थिंग मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी लड़कियां डॉल के साथ खेलती हैं, है ना, टॉय खेलते हैं, तो डॉल को सजाना बच्चों को अच्छा लगता है, छोटे बच्चों को। और ये देखिए प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है ना, ये 2 से लेकर 7 साल तक के बच्चों के लिए होती है। एनिमिज्म में बच्चे अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रियल मानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को टेबल से चोट लग गई तो मम्मी बोलती है मैंने हैप कर दिया टेबल को, है ना, टेबल को ज़रा सा थप्पड़ लगा दिया कि मैंने इसको भी पनिश कर दिया, बच्चा खुश हो जाता है। क्या टेबल को चोट लगती है? तो बच्चा क्या है, चीज़ों को भी रियल मानता है, वो होता है एनिमिज्म। देन इज सेंट्रेशन।
देन इज इरिवर्सिबिलिटी। यहाँ पर पियाजे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि अपने बच्चों को वो घर से स्कूल का रास्ता तो उनको बता दिया, ले गए इस एज के बच्चों को, ठीक है, तो घर से स्कूल तक ले गए, लेकिन उनको बोला कि स्कूल से घर वापस आ जाओ, रास्ता तो सेम है, ठीक है, जिगजैग करके लेके गए टेढ़े मेढ़े रास्ते से, तो बच्चे वापस नहीं आ पाए। यानी कि इरिवर्सिबिलिटी उनको नहीं आती कि अगर आप एक से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको ये डायरेक्शन तो बता दी रास्ता, लेकिन वहां से वापस आने का रास्ता आपको पता ही नहीं, दैट इज इरिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफिकल्टी इन कंजर्वेशन। ये यहाँ पर लिखे क्योंकि यहाँ पर आपको कंजर्वेशन अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, जो ज़्यादा ब्रॉड है, एक बीकर है जो हमारे पास टॉल है। यहाँ इसमें इतना पानी फिल कर दिया, इसी पानी को उसमें डाल दिया तो इसकी हाइट नेचुरली बढ़ेगी, ठीक है। तो बच्चों से पूछा गया पानी किस में ज़्यादा है, तो बच्चा ने बोला इस कंटेनर में पानी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने हाइट देख ली, यानी कि वो एक ही टाइम पर एक ही एस्पेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको हम सेंट्रेशन कहते हैं, एक ही टाइम पर एक ही एस्पेक्ट को देख पाना, ठीक है। सेंट्रल या फिर मॉरल रियलिज्म कहते हैं, फोकस एक ही चीज़ पर वो कर पाते हैं। उन्होंने विड्थ नहीं देखी, सिर्फ हाइट देख ली, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिफिकल्टी इन कंजर्वेशन। चीज़ों की जो ट्रांजिटिविटी होती है ना, कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी लंबाई में है, चौड़ाई में चीज़ है, वो चीज़ें वो नहीं देख पाते इस स्टेज में, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये होती है 7 से 11 साल तक के बच्चों की। अब कंक्रीट का मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ आप देख सकते हैं, छू कर देख सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं। बच्चे उन चीज़ों के बारे में लॉजिक बना सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि जिनके बारे में आपको सिर्फ इमेजिन नहीं करना है, आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3D ऑब्जेक्ट्स की मैंने अपनी प्रीवियस सेशंस में भी एग्जांपल ली थी। तो 3D ऑब्जेक्ट्स को क्लास में पढ़ाया जाता है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड दिखा दिया या फिर कोई भी बॉल टीचर ने दिखा दी, तो वो उससे बच्चे क्या है, सीख जाते हैं। जो चीज़ें उनको नज़र आती हैं, विजिबल हैं, टचेबल हैं, ठीक है। बच्चे एज्यूम नहीं कर पाते इस स्टेज पर, वो किस में आएगी, हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे ट्रांजिविटी को समझ जाते हैं। ट्रांजिटिविटी मीन्स कि ये एक पेंसिल है, ये ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, एंड बी इज ग्रेटर देन सी, इट मीन्स ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी, ठीक है। ये क्या है, ट्रांजिटिविटी। ये चीज़ कॉन्सेप्ट बच्चे यहाँ पर समझ जाते हैं। देन कम्स द रिवर्सिबिलिटी। जैसे हमने रास्ते की बात की, जीन पियाजे ने क्या किया था कि बच्चों को घर से स्कूल तक का रास्ता बता दिया। यहाँ पे बच्चे वापस नहीं आ पाए थे सेम रास्ते से, लेकिन यहाँ पे बच्चे स्कूल से उसी रास्ते से वापस होते हुए घर तक पहुँच गए, यानी कि उनको रिवर्सिबिलिटी की जो फॉर्म है, जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो कर सकते हैं। इतने वो बड़े हो चुके हैं कि वो रिवर्सिबिलिटी कर सकते हैं। देन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जैसे हम साइंस में करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे जो है ना, मैथमेटिक्स के सॉल्व्स, एरिया, वॉल्यूम, ये चीज़ें समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो वो निकाल सकते हैं उस चीज़ को। देन इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन वही बीकर की एग्जाम्पल, बच्चों को पता है कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पानी है, क्योंकि वही तो उसमें पोर किया है, उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी तो दूसरे की लंबाई ज़्यादा थी, तो कंजर्वेशन का फंडा उनको समझ में आ जाता है। देन इज डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन क्या होता है कि एक से ज़्यादा पहलू बच्चा समझने लगता है, ठीक है। दोनों चीज़ें ही होती हैं, एक तो वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझने लगता है, एक वो दूसरे के पहलू समझने लगता है। एंड क्या होता है कि विड्थ, हाइट, लेंथ, ये सारी चीज़ें बच्चे को समझ में आने लगती हैं यहाँ पर। इसीलिए तो वो एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, पेरीमीटर, इस तरह के क्वेश्चंस इस स्टेज में सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़। देन हमारी फाइनल स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये होती है 11 एंड अबव बच्चों की स्टेज। यहाँ पर बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, वो एज्यूम करने लग जाते हैं, व्हाट इफ, हाउ इट कैन बी, वेयर इट कैन बी, ठीक है। मेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका माइंड क्या है, साइंटिफिक थिंकिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर हम कहते हैं ना, एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म होती है। बच्चे एक दूसरे को, जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो ऐसे देखते हैं कि सभी मुझे ही देख रहे हैं तो मैं अच्छे से सुंदर कपड़े पहन के जाऊं। उनकी अपनी इमेजिनरी दुनिया हो जाती है, वो कॉन्शियस होते हैं कि कोई मुझे बोल ना दे, कोई इंसल्ट ना हो जाए, ठीक है। वो कौन सी ईगोसेंट्रिज्म होती है, एडोलसेंस की। लेकिन आपको अगर अकेला ईगोसेंट्रिज्म वर्ड आएगा तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के साथ कनेक्टेड है, ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना आपने। देन इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये बहुत मेन चीज़ है। यहाँ पर क्या है ना, बच्चा
प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक से किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन तक पहुंचता है, उसको ट्राई करेगा वेरियस मेथड्स से किसी भी चीज़ की सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसको हम प्री पोजिशनल थिंकिंग भी कहते हैं, यानी कि वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हम करते हैं वो बच्चा कब करना स्टार्ट करता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। इसके बाद वो अपनी जो थिंकिंग है वो एनहांस कर सकता है। सो देखिए ये पूरा जो है जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हमने कवर किया है। अडेप्टेशन क्या है, स्कीमा क्या है, ठीक है, सारी स्टेजेस क्या हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट, तो ये चीज़ आप का कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी थ्योरी ऑफ ले वाइगॉस्की। देखिए वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि सोसाइटी और कल्चर, ठीक है। वाइगॉस्की क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। जैसे जीन पियाजे क्या थे, एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, उसी तरह से वाइगॉस्की क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मीन्स बच्चा ये कहते हैं कि नॉलेज अपनी खुद हम कहते हैं क्रिएट तो कर सकता है, उसको कंस्ट्रक्ट तो कर सकता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का बहुत मेन रोल है। जबकि जीन पियाजे बिल्कुल इंडिपेंडेंट कहते हैं कि बच्चा अपनी नॉलेज खुद से क्रिएट कर सकता है, कोई उसको सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, कोई इंट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ले वाइगॉस्की हैं, ये सोसाइटी पर इनका बहुत बड़ा फोकस है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड जो है, बच्चे की जो विकास है वो किन 3 फैक्टर्स पर इन्फ्लुएंस होता है, जिससे फर्स्ट इज सोसाइटी से इंटरेक्ट करके अपने कल्चर में रहकर, और इंट्रैक्शन किस तरह से होगी, लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज को क्या कहते हैं, ये लैंग्वेज एक टूल है। लैंग्वेज क्या है, एक टूल है जिसके थ्रू बच्चा डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट कैसे करता है, इंट्रैक्शन करता है। इंट्रैक्शन किसके साथ करता है, सोसाइटी के साथ करता है, कहाँ पर रहकर, अपने कल्चर में रहकर। ये सारी चीज़ें क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, और डेवलपमेंट में बच्चे के तीनों फैक्टर्स क्या हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंट्रैक्शन देखिए इन्होंने फर्दर बताया है कि 2 तरह की होती है। फर्स्ट इज इंटर साइकोलॉजिकल एंड इंट्रा साइकोलॉजिकल। इंट्रा मीन्स खुद के अंदर बच्चा जो इंट्रैक्शन करता है खुद के साथ, सेल्फ के साथ। लेकिन इंटर साइकोलॉजिकल कौन सी होती है, जो वो करता है किसके साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है। क्लियर हो गई ये चीज़, इंट्रैक्शन विद सेल्फ, हम खुद से बात करते हैं, अंदर ही अंदर किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालते हैं अपने मन में बातें करके, वो है इंट्रा। और इंटर साइकोलॉजिकल होता है जो हम सोसाइटी के साथ बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो है इंटर साइकोलॉजिकल इंट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे जीन पियाजे ने हमें स्टेजेस दी थी, 4 स्टेजेस थी, यहाँ पर कोई स्टेजेस नहीं है। इन्होंने कहा है कि बच्चे की डेवलपमेंट सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज पर इन्फ्लुएंस होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चा खुद से कर सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो नहीं कर सकता, और कुछ ऐसी होती हैं जो वो किसी की अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए ना तो वो अचीव कर लेता है। बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी देना चाहूँगी। जैसे आप डांसिंग कॉम्पिटिशन्स देखते हो या फिर सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स है ना, DID देखते हैं हम, या फिर सिंगिंग के काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, वहाँ पर बच्चा बिल्कुल स्क्रैच में आता है, और सिलेक्ट वो बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा सा पोटेंशियल होता है गाने का, या फिर अच्छा डांस करते हैं। फिर उनको अच्छे कोरियोग्राफर्स मिलते हैं, उनकी हेल्प मिलती है ना कोरियोग्राफर्स की, फिर वो बहुत अपना पोटेंशियल राइज कर लेते हैं। यानी कि उनका पोटेंशियल क्या है, अपने एक्चुअल पोटेंशियल से बढ़ जाता है उनका खुद का पोटेंशियल, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए ये 3 मेन पॉइंट्स हैं हमारे। फर्स्ट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सेकंड इज स्कैफोल्डिंग, एंड द थर्ड वन इज मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। और वाइगॉस्की की थ्योरी में ये तीनों ही पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जोन क्या होता है, एक एरिया होता है जहाँ पर, जैसे ये आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक एरिया है, यहाँ पर है बच्चे की एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, जो उसको चीज़ आती है। एक होता है बच्चा जो चीज़ कर सकता है अपने आप, ठीक है, जो एक्चुअल डेवलपमेंट है। फिर टीचर्स उसको हेल्प करते हैं, थोड़ी सी हेल्प देते हैं, तो फिर वो अपने पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुंच जाता है। ये एरिया कौन सा है, बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट का, ये एरिया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो बच्चे को हेल्प दी जाती है ना, वो उसको हम क्या कहते हैं, ZPD। देखिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बनाकर दिखा दी हैं यहाँ पर। आपको हो सकता है पेपर में इस तरह से ग्राफ आ जाए, या फिर इस तरह से भी आ सकता है, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आप समझ ही रहे हो। एक होती है बच्चे को जो चीज़ें आती हैं वो खुद से कर सकता है। फॉर एग्जांपल टेबल सिखा रहे हैं क्लास में, बच्चे को 2 का टेबल आता है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि वो 10 का तो बड़ा इजी है, चलिए 13 का टेबल उसने लर्न करना है,
तो वो टीचर की हेल्प के साथ वो चीज़ लर्न करेगा। या फिर मैंने आपको DID की एग्जांपल दी है, या फिर हम मोबाइल और कंप्यूटर की एग्जांपल ले सकते हैं। बच्चे मोबाइल से ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उनको कंप्यूटर पकड़ा दें कि कंप्यूटर में आप MS Excel में काम करके दिखाओ, बच्चे कर देंगे? नहीं करेंगे। वो ऐसे नहीं है कि वो कर नहीं सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हेल्प के साथ भी नहीं की जा सकती, ठीक है। जैसे बच्चे को बोल दो कि आप एरोप्लेन चला लो, तो अनलेस प्रॉपर आपको कोचिंग दी जाए, ठीक है, आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, प्रॉपर आप सिमुलेशन कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। एक तो है आप कर रहे हो, सेकंड है विद हेल्प। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि विद हेल्प, और जो हेल्प आपको प्रोवाइड की जाती है वो कौन करता है? मोर नॉलेजेबल अदर। ये आपका टीचर हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। और जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है ना, इसको हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होती है जो हेल्प आपको प्रोवाइड की जाती है। इसको वाइगॉस्की क्या कहते हैं ना, असिस्टेड लर्निंग होती है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। असिस्टेड लर्निंग के नाम से इसको जाना जाता है, वाइगॉस्की कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद देखिए वाइगॉस्की ने फॉर्म्स ऑफ स्पीच दी हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ स्पीच दी है इन्होंने कहा है कि बच्चा जब सोसाइटी में इंटरेक्ट करने लगता है तो उसको हम बोलते हैं सोशल स्पीच, ठीक है। सोसाइटी में इंटरेक्ट करते करते जब बच्चा खुद से बात करने लगता है कि ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, हम खुद से ही बात करते हैं ना, तो वो होती है प्राइवेट स्पीच। देन ये साइलेंट इनर स्पीच। ये एक साइलेंट इनर स्पीच जो है ना, साउंडलेस होती है, यानी कि बच्चा अपने अंदर ही खुद से बात करता है या फिर अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है कि बच्चा बोलता है लेकिन साइलेंट इनर स्पीच में साउंड नहीं होती, इसलिए इसको साइलेंट इनर बोलते हैं। तभी वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके फिर जो सोशली बोलना होता है वो बोलता है। देखिए पियाजे और वाइगॉस्की में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या है? वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। पियाजे जो है हेरिडिटी पर मेन फोकस करते हैं, लेकिन वाइगॉस्की एनवायरनमेंट, सोसाइटी, कल्चर, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये मानते हैं कि बच्चों को इंटरेक्शन करवानी ज़रूरी है, ठीक है। इंटरेक्शन ये क्या कहते हैं कि बच्चे किस तरह से सीखेंगे? ग्रुप वर्क में कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, ठीक है, असिस्टिव लर्निंग होगी। यहाँ पे रेसिप्रोकल लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। क्लियर हो गई बच्चे ये चीज़? अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, दैट इज कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। सो नेक्स्ट है हमारे पास कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलबर्ग क्या थे? ये पियाजे से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। पियाजे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हैं, तो ये सोचते हैं कि बच्चे मॉरली किस तरह से सोचते हैं, ठीक है। हाउ चाइल्ड जस्टिफाई राइट एंड रॉन्ग, कि बच्चों का मोरालिटी जो स्टेटस है, मॉरल स्टेटस है, वो किस तरह से चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, ये चीज़ सही है या गलत है। इस चीज़ पर वो ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना चाहते थे। ये क्या है? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने काफ़ी सारी जो है स्टोरीज़ के बारे में जिक्र किया था, जिनमें से इनकी फेमस स्टोरी है हेन्स की स्टोरी, ठीक है। पहले वो स्टोरी आप देख लीजिए। हेन्स एक पर्सन था जिसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी, काफ़ी भयानक बीमारी थी उसको, ठीक है। उसको मेडिसिन जो मिलती थी ना, सिर्फ एक ही केमिस्ट से वो मिलनी थी, और उसको पता था कि यहीं से मिलनी है, तो उसने काफ़ी सारा उसका जो है प्राइस ज़्यादा मांग लिया, लेकिन हेन्स वो प्राइस नहीं दे सकता था। तो उसने क्या किया? वो मेडिसिन वहाँ से चोरी कर ली। तो अब देखिए ये स्टोरी के बेसिस पर जो कोलबर्ग है, इन्होंने 3 लेवल्स बनाए हैं, जिसमें फर्दर 2-2 स्टेजेस हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कोलबर्ग की थ्योरी में 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल्स, ठीक है। तो उन्होंने हर लेवल के बच्चे को हर स्टेज में यही क्वेश्चन पूछा कि हेन्स ने गलत किया, सही किया। इसी क्वेश्चन पे बेस पर उन्होंने ये स्टेजेस बनाई हैं। तो सबसे पहली स्टेज लेवल देखिए क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें 2 स्टेजेस हैं, फर्स्ट इज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं ना, रूल्स को देखते हैं कि पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने कुछ गलत किया, ठीक है, ओबीडियंटली बिहेव करना है। इनसे पूछा गया कि हेन्स ने सही किया था या गलत। उन्होंने कहा हेन्स ने चोरी करके गलत किया, बिकॉज एंड ही विल गेट पनिशमेंट, ठीक है। उनको पता था कि गलत किया तो उनको उसको पनिशमेंट मिलेगी। उनका सोचने का नज़रिया इस तरह से था। उनके एक्शंस किस तरह से होते हैं, किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो चीज़ सोच के बच्चे एक्शन करते हैं। ये है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। देन इज इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट, ठीक है, या तो आप ये बोल सकते हैं या फिर इसको इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज कह सकते हैं, ठीक है। इसको काफ़ी सारे इसके नाम है, एक्सचेंज कह सकते हैं, या फिर इसको सेल्फ रिवॉर्ड भी कह सकते हैं, सेल्फ रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। ये तीनों नाम एक ही सेकेंड स्टेज के हैं जो लेवल 1 में आती है। यानी कि यहाँ पर बच्चों का क्या होता है ना, टिट फॉर टैट वाला कॉन्सेप्ट होता है कि अगर उसने वो किया तो वो भी इस तरह से करेगा, ठीक है। अपने फ़ायदे के लिए कुछ
करना या फिर फ़ायदे के लिए राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेना, ये क्या होता है यहाँ पर रेसिप्रोकेटेड एक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे रिवॉर्ड लेने की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट और रॉन्ग उसी के बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है लेवल 2, दैट इज कन्वेंशनल लेवल, और इसमें 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन इसको कहते हैं, या फिर इसको गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों में से आपको कोई भी नाम आए, इट मीन्स दिस स्टेज। यहाँ पर बच्चों की जो सोच है, वो जो डिसीजन है, वो किस बेसिस पर होता है कि उनकी अच्छी क्लास में उनका नाम हो जाए, ठीक है, टीचर उनको बोले वेरी गुड बेटा, ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करके लेके आना टाइम पर, जैसे गर्ल्स को होता है ना कि अपनी हैंड राइटिंग अच्छा करना, कि मैम मैंने सबसे पहले ये काम कर दिया, तो गुड बॉय नाइस गर्ल, इस तरह से वो खिताब पाना चाहते हैं, इसलिए कोई भी काम वो करते हैं, या फिर उनका मॉरल डिसीजन किसी भी चीज़ को राइट और रॉन्ग का इस बेसिस पर होता है। देन फोर्थ इज इसको लीगल ओरिएंटेशन कहते हैं, या फिर आप मेंटेनिंग लीगल लॉ एंड ऑर्डर भी कह सकते हैं। कि जब हेन्स की स्टोरी सुनाई गई तो इन्होंने बोला कि हेन्स का चोरी करना गलत था, क्योंकि उसने लॉ तोड़ा था, उसने चोरी की है, ठीक है, तो वो गलत था, ठीक है। बजाय उसने अपनी वाइफ की जो है जान बचाई है, लेकिन उसने लॉ तोड़ा है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो इस लेवल में बच्चे आते हैं वो लीगली ओरिएंटेशन को देखकर अपने डिसीजंस लेते हैं। देन इज लेवल 3, दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल एथिकल कहते हैं। यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि समाज के साथ हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, समाज के कुछ नियम बनाए गए हुए हैं, हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। हम अपनी अलग दुनिया में नहीं रहते हैं, सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो वहीं पे जो सोसाइटी के रूल्स हैं उसी अकॉर्डिंग नॉर्म्स के साथ हमें चलना होगा। तो सोसाइटी के रूल क्या कहते हैं कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, एक तो केमिस्ट का भी लॉस हुआ, ऊपर से आपने चोरी की, चोरी करना क्राइम है, तो सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसके अगेंस्ट गए तो आपको सज़ा मिलेगी। देन सिक्स्थ क्या है, यूनिवर्सल एथिकल। यूनिवर्सल एथिकल में क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो जान है ना किसी की, बंदे के मतलब लाइफ है, वो सबसे ऊपर है। अगर कुछ करके किसी की जान बचाई जा सकती है तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो यूनिवर्सल एथिकल में जब बच्चों से पूछा गया कि हिंस ने सही किया या गलत, तो उन्होंने कहा कि उसने सही किया क्योंकि उन्होंने एक जान बचाई है। अगर उनकी जगह, उनकी वाइफ की जगह कोई और होता तो भी वो वैसा ही उनको करना चाहिए, क्योंकि सेविंग अ लाइफ इज़ द अटमोस्ट थिंग, ठीक है, बिल्कुल हाई लेवल की वो चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर ये है कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। सो आई होप ये तीनों थ्योरीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप इसकी डिटेल जो है देखना चाहते हैं प्रॉपर, वैसे तो इसी में हमने सारे पॉइंट्स जो है कवर कर लिए हैं, फिर भी अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो सीरीज़ में आप देख सकते हैं। कंप्लीट सीरीज़ का जो लिंक है प्लेलिस्ट का, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको हेल्पफुल रही। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।